हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज और फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज जैसा आप सभी को पता है, अपना जो बैच चल रहा है सैनी बैच। ठीक है, सैनी बैच में हम कौन सा विषय पढ़ रहे हैं सर? मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं। ये मिडवाइफरी का यूनिट नंबर 8 है और इसके साथ यूनिट नंबर 9, दो यूनिट हम पढ़ लेंगे मिडवाइफरी में आज की वीडियो में। आज का जो टॉपिक है यूनिट 8, इसमें हम देखेंगे समान सूतिका अवस्था। ठीक है, नॉर्मल प्यूरिपीडियम। इसमें क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए कि सूतिका अवस्था होता क्या है। देखिए, जैसे कोई नॉर्मल नॉर्मल औरत है। ठीक है, नॉर्मल औरत है। अभी इनका प्रेगनेंसी होने के बाद ठीक है, प्रेगनेंसी होने के बाद जो भी चेंजेस आते हैं इनके शारीरिक में, मानसिक में, जो भी बदलाव आता है, ठीक है, वो बदलाव फिर से नॉर्मल होने की स्थिति में, ये पहले नॉर्मल थी। ठीक है, 9 महीने का प्रेगनेंसी था। प्रेगनेंसी होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद फिर से जो नॉर्मल स्थिति में शरीर अपने आप को ढालती हैं, वही क्या हो जाता है, आपका सूतिका अवस्था कहलाता है। मतलब प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल की स्थिति में वापस आने की स्थिति को ही सूतिका अवस्था कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सूतिका अवस्था क्या होता है? प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद शरीर में जो नॉर्मल की स्थिति पहले थी, वही स्थिति फिर से आने की स्थिति सूतिका अवस्था कहलाता है। अच्छा, जब बच्चा पैदा हो जाता है, फिर से शरीर को नॉर्मल स्थिति आने में कितना दिन लग जाता है? 6 वीक या फिर 42 दिन लग जाता है। ठीक है, 6 सप्ताह या फिर 42 दिन, यही आपका क्या कहलाता है? सूतिका अवस्था कहलाता है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे दो महिला दिखाई दे रही हैं, एक नॉर्मल स्थिति में ये महिला है। ठीक है, और ये प्रेग्नेंट महिला है, गर्भावस्था में है। अब बच्चा पैदा होने के बाद बिल्कुल इनके जैसी स्थिति में आने के लिए जो समय लगता है, जो अवस्था लगती है, जो 6 सप्ताह या फिर 42 दिन लगता है, वही आपका क्या कहलाता है? सूतिका अवस्था कहलाता है। क्लियर? यही चीज आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। देखिए, कल के डेट में सैनी बैच के कैंडिडेट ने, कल के डेट में टेस्ट हुआ था, तो सैनी बैच के कैंडिडेट जो भी थे अच्छा स्कोर किए हैं, अच्छा स्कोर है, लगभग सभी लोग पास हुए हैं कल के टेस्ट में। और जो लोग पास नहीं हुए हैं, परेशान नहीं होना है, पूरा सैनी बैच आप खत्म होने दीजिए, आपका भी स्कोर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। सैनी बैच में हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं, हर एक चीज़ को कवर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, 38 टॉपिक के चक्कर में ना पड़े, अपना समय और भविष्य ना बर्बाद करें। भर भर के यूट्यूब पे मैराथन क्लास दी जा रही है, बिना मतलब का वो स्टूडेंट को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है टीचरों के द्वारा। उनको तो दिहाड़ी निकालना है। ठीक, उनको पता है कि 2 महीने ही हम अपना जो है यूट्यूब पे कमाई कर सकते हैं, तो पूरा 2 महीने अपना हर एक टीम को सब रखे हुए हैं, हर एक टीम की पैसा वसूली कर रहे हैं 2 महीने में मैराथन चला चला के। मतलब अपने जो भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, उनकी रीच को पहुंचा रहे हैं, ताकि उनके इतने दिन हो गए, 2 महीना के बाद भैया कोई पढ़ेगा नहीं, वो तो सबको पता है। और 2 महीने के बाद भर्ती आएगी तो इनका प्रचार प्रसार चलेगा, नहीं तो फिर व्यर्थ ही जाएगा। तो 2 महीने मैराथन चला चला के आपको बिल्कुल, आप उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, थियरी पे कमांड करो। जिस तरीके से मैंने कल के डेट में पेपर सेट करके आपको प्रोवाइड किया है, वैसा कोई कर ही नहीं पाएगा। इतना किसी के पास औकात है ही नहीं, इतना दिमाग है ही नहीं कि इस तरीके से पेपर को आपको प्रोवाइड कर दे। ठीक है, आप तक पहुंचा दे। जो लोग भी टेस्ट दिए हैं कल के डेट में, अच्छे से पता चल गया होगा कि भाई पेपर सच में शायद एग्जामिनर ही बना के दिया है क्या। जो तरीके से भाषा इस्तेमाल किया गया, जो तरीके से ऑप्शंस रखे गए, बिल्कुल वैसे ही आपकी भर्ती परीक्षा में आने वाला है। 5 ऑप्शंस आएंगे, जो 5 ऑप्शंस आज तक कोई यूट्यूब आपको पढ़ा ही नहीं रहा है। 5 ऑप्शंस वाला कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, केवल हम ही पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं, हम आपकी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हम यही सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, हर हाल में हो जाए। तो आप अपना समय व्यर्थ ना करें। मैं कहने का मतलब ये है कि समय ना व्यर्थ करें। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर क्या ही मतलब, 200 रुपये फी आप लिए हो, ठीक है, यूट्यूब पे क्लास दे रहे हो। तो यूट्यूब पे क्लास, ये जो सैनी बैच का हम दे रहे हैं, ये अनलिस्ट अवस्था में रहता है। अनलिस्ट बोले तो केवल उन्हीं तक पहुंचेगा जो लोग फी दिए हैं, बाकी अन्य लोगों को नहीं पब्लिक होगा। हम भी चाहते तो अपना एप्लीकेशन पे क्लास देते, लेकिन एप्लीकेशन को फ़ी देना पड़ता है। ठीक, उनको भी फ़ी देना पड़ता है, तो आप जब उनको फ़ी देंगे तो आपका फ़ी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए 200 रुपये में हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, और इतनी मेहनत के साथ कर रहे हैं भाई।
थियरी हर एक चैप्टर की कोई नहीं पढ़ा पाएगा, किसी की बस की बात है ही नहीं थियरी को अच्छे से, वो भी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार थियरी आप तक पहुंचा दे। ठीक है, तो आप मन लगा के कदर कर लो। इंसान अगर 200 रुपये में पढ़ा रहा है, इतनी अच्छी चीज़ें बता रहा है, तो मन और दिल दोनों लगा के पढ़ लीजिए, भविष्य बन जाएगा। बार बार मौका नहीं मिलेगा, ऐसे गुरुजन का साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, जो अपने भविष्य के बारे में ना सोचकर दूसरों के भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। क्या नहीं करते हैं भाई, जब भी ज़रूरत पड़ती है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसमें आगे सबसे पहले आके खड़ा हो जाता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई है आपके साथ, तो चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। भले ही आप कदर करो इस भाई की या फिर ना करो, उसके बारे में मुझे बिल्कुल चिंता नहीं रहती है। लेकिन मुझे पता है कि जिस स्थिति से मैं गुजरा हूँ, उस स्थिति से हर एक स्टूडेंट गुजरता है, उनकी दर्द को समझते हैं, इसलिए ये काम हम कर रहे हैं। और मुझे फल की चिंता आप लोगों से उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप मुझे बहुत ही कुछ दे देंगे। मैं ऊपर ईश्वर वाले से बस यही सोचता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ईश्वर वाला मुझे देगा, आप लोग नहीं देंगे। आप आज याद कर रहे हैं, कल भूल जाएंगे, अच्छे से ये सबको पता है। इसलिए ढंग से पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है वो चीज़ पूछो आप कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, बताइए कैसे होगा, जवाब देता हूँ मैं। में एक ही वीडियो तो पढ़ना है यार, एक ही वीडियो देखना है, एक ही पीडीएफ पढ़ना है, वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। बस लाइव क्लास के चक्कर में पड़े हो, एमसीक्यू के चक्कर में पड़े हो, 4 ऑप्शन से बार बार चिल्ला चिल्ला के गला फट जा रहा है। जब से भर्ती आई तब से चिल्ला रहा हूँ कि 5 ऑप्शंस के एमसीक्यू आएंगे, 5 ऑप्शंस आपके भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, तब भी आप 4 एमसीक्यू की लाइव क्लास देखते देखते रहते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं। और भाई अपने साथ साथ दूसरों की भविष्य बनाओ, जो आपके क्लासमेट हैं, जो फॉर्म डाला है उनको भी बताओ, उनको गाइड करो। जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप भी शायद आपकी वजह से उनका भी भविष्य बन जाए, उनका भी समय बर्बाद ना हो। ये सब फालतू की चीज़ें देखने में अपना समय बिल्कुल ही ना बर्बाद करें, 4 ऑप्शन की एमसीक्यू ना लगाएं, ये सब व्यर्थ जाएगा, सब व्यर्थ जाएगा। बाकी समझाना मेरा काम है, मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ जाइए। अभी भी समय है, 2 महीना का समय है, पूरा समय दिया गया है आपको। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे दिशा में लेके जाएं, ना कि बस यूट्यूब के चक्कर में। सबसे बड़ा खतरनाक है यूट्यूब है भाई। यूट्यूब पे जो फ्री के क्लासेस दी जाती हैं, मैराथन दी जाती हैं 4 4 घंटे का, एमसीक्यू करवाया जाता है, लाखों एमसीक्यू, हजारों एमसीक्यू, उन सब जहर है आपके भविष्य को लेकर, वो सब जहर ही है। अगर आप भी आज अलर्ट नहीं हुए तो आगे आपको बहुत भुगतना पड़ेगा, एग्जाम में आप रोएंगे। ठीक है, अभी तो मैं जो प्रश्न टेस्ट कल के डेट में लिया हूँ, ये मैं तैयार कर रहा हूँ, 20 ऐसे टेस्ट तैयार कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं फी भी रखूँगा। फ्री में नहीं दूंगा, अगर फ्री रखूँगा तो आप लोग इसको अच्छे से देंगे, सीरियस होके देंगे, अदरवाइज कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, और फी रखूँगा, आप सभी को फी देकर टेस्ट को देना होगा। ठीक है, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप देखिए। मैंने 20 प्रश्न स्टार्टिंग के, आप कल के डेट में जो आपने प्रश्न देखा होगा, 20 प्रश्न स्टार्टिंग के मैंने ऐसे रखा था। ठीक है, एग्ज़ाम को देखते हुए, और एग्जामिनर भी यही करता है, 20 प्रश्न बहुत ही डिफिकल्ट रख देगा, ताकि आपके दिमाग में वो नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाए, सकारात्मक ऊर्जा एक्टिव ना होने दें। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस है वो लो कर दे, और आप आते हुए प्रश्न को गलत करते चले जाएं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग के 20 प्रश्न ऐसे रखा था, ताकि आपको भाषा ही ना समझ में आए। एग्जामिनर कभी कभी गलत प्रश्न ही दे देता है, गलत ऑप्शन ही दे देता है, वो भी मैंने काम किया था, गलत ऑप्शन गलत प्रश्न भी दिया था, ताकि आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, बाकी आते हुए प्रश्न आप ना कर पाएँ। बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा बना दिया था, बिल्कुल एग्ज़ामिनर एज़ अ एग्ज़ामिनर, प्रोफ़ेसर भी ऐसे प्रश्न नहीं सेट कर सकते जैसे मैंने कर कल करके दिखाया है, आप तक पहुँचाया है, प्रॉपर तरीके से कट-ऑफ भी बताया है, और भी ये भी बताया कि अगर ऐसे प्रश्न बनेगा इतना ही कट-ऑफ जाएगा, ये चीज़ आप समझ लो। तो ये सब चीज़ें फ्री में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो कोई नहीं बताएगा, तो उसकी कदर करो, अच्छे से पढ़ो आप लोग। भाई वीडियो देखते हो, कम तो फीडबैक तो दीजिए करो, सर हम अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे क्लास है, क्या नहीं है, ये चीज़ें भी आपको बताने में दिक्कत होती है। फिर वो बात की बात है भैया, आप मैं मेरा काम है समझाना, अब आप कितना समझते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, समान सूद का अवस्था क्या है, जो लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्योर हिंदी में पढ़ा देते हो, शायद सर को इंग्लिश आती ही नहीं, तो अब इस बार से इंग्लिश भी लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है, समझ लेना क्या है चीज़। ठीक है, चलिए
बाकी मैं हिंदी वाले मेजोरिटी ज़्यादा हैं तो हिंदी में ही बताऊंगा, इंग्लिश में लिखा हूँ, आप पढ़ लेना अच्छे से, वही चीज़ है, ठीक है। समान सूचकावस्था वह समय है जब बच्चे के जन्म के बाद, मैंने बताया ना, एक औरत है, प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। जन्म के बाद प्लेसेंटा निकलने से लेकर आगे 6 सप्ताह या फिर 42 दिन तक माँ का शरीर गर्भावस्था से पहले की स्थिति में, गर्भावस्था से पहले जो स्थिति थी, शारीरिक परिवर्तन था, उस शारीरिक परिवर्तन में वापस लाने की जो अवस्था रहती है वही आपका सूचकावस्था कहलाता है। इस दौरान शरीर में कई शारीरिक हार्मोनल बदलाव होते हैं, ठीक है, समझ में आया। सूचकावस्था क्या है? अब देखिए, सूचकावस्था में शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, ये बहुत ही जरूरी है कि क्या क्या बदलाव होते हैं। तो सूचकावस्था में निम्नलिखित बदलाव होते हैं। पहला, कि भैया जो गर्भाशय है इसका सिकुड़ना होता है, ठीक है, गर्भाशय का सिकुड़ना। प्रसव के बाद गर्भाशय का आकार 15 × 12 × 7.5 सेंटीमीटर, वजन 1 किलो लगभग, इससे घटकर 7.5 हो जाता है, ठीक है। जो प्रसव के बाद जो गर्भाशय का आकार इतना रहता है, ठीक है, इससे घटकर फिर ये इतना हो जाता है, ये समझ में आया। और वजन 1 किलो से घटकर 60 ग्राम हो जाता है। समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया। ये यूट्रस के बारे में बात हो रहा है कि भैया जो यूट्रस का साइज रहता है, इतना साइज रहता है, ठीक है, लेकिन जब प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद यही साइज घटकर फिर इस अवस्था में आ जाता है। ये डाटा आपको याद करके रखना है। और वहीं पे जो यूट्रस का वजन रहता है ये लगभग 1 किलो रहता है, अब ये वजन घटकर फिर 60 ग्राम तक हो जाता है। क्लियर? गर्भाशय का सिकुड़ना ये चीज हो गया। और गर्भाशय की ऊंचाई हर दिन, ठीक है, हर दिन लगभग 1 से लेके 1.3 सेंटीमीटर कम होती है और 10 से 12 दिन बाद यह पेट के ऊपर नहीं टटोलता, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद लूचिया, लूचिया में भी चीजें होती हैं। क्या लूचिया का मतलब क्या होता है? जो वजाइनल है, वजाइना से निकलने वाला म्यूकस, ठीक है, जिसमें खून, प्लेज्मा और टिश्यू होते हैं, ठीक है, यही चीज जो निकलता है उसी को लूचिया बोलते हैं। अच्छा, ये भी कई प्रकार के होता है, जैसे लूचिया रूब्रा, ये पहले 3 से 5 दिन लाल रंग का रहता है, ठीक है, जो लाल रंग का स्राव रहता है इसको लूचिया रूब्रा बोलते हैं। ये पहले 3 से लेकर 5 दिन तक होता है। लूचिया सेरोसा, ये 5 से 10 दिन तक रहता है, इसका रंग गुलाबी रहता है। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में 1 लाइन में ऐसे प्रश्न बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है लूचिया रूब्रा के बारे में। इसका कलर लाल रंग का रहता है, पहले 3 से 5 दिन में ये स्राव होता है। और सेरोसा का 5 से 10 दिन में स्राव होता है, इसका रंग गुलाबी भूरा रहता है। उसके बाद एल्वा, लूचिया एल्वा, ये 10 से 15 दिन तक सफेद या फिर पीला डायरेक्ट बनेगा। अगर वजाइनल से अगर डिलीवरी के 10 से 15 दिन बाद सफ़ेद या पीला स्राव निकल रहा है वजाइना से, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको लूचिया एल्वा बोलेंगे, डायरेक्ट पूछता है। फिर पूछेगा प्रसव के 5 से 10 दिन के बाद वजाइनल से गुलाबी भूरा कलर का स्राव स्रावित हो रहा है 5 से 10 दिन बाद, तो उसको क्या बोलेंगे? लूचिया सेरोसा बोलेंगे। फिर पूछेगा प्रसव के 3 से 5 दिन के बाद वजाइना के माध्यम से लाल रंग का स्राव निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? लूचिया रूब्रा बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया सर? बिल्कुल, ये चीज़ें हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आगे हम चलेंगे। देखिए, यूं और गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स एंड वजाइना धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में लौटते हैं, ठीक है, धीरे धीरे अपने पुरानी स्थिति में लौटते हैं। हार्मोनल जो चेंजेस हैं ये प्लेसेंटा के निकलने के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होता है, जो बड़ा रहता है, ये लेवल कम होता है, जिससे दूध बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्तनों में बदलाव, 2-3 दिन बाद दूध का उत्पादन शुरू होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है, 2-3 दिन बाद दूध का उत्पादन करने लगता है। वजन में कमी, प्रसव के बाद, ठीक है, 5 से 6 किलो वजन कम होता है। बच्चा प्लेसेंटा और तरल पदार्थ की हानि की वजह से, बच्चा निकल गया बाहर, प्लेसेंटा निकल गया बाहर और तरल पदार्थ जो भरे थे उसमें, ठीक है, जैसे अमीनो ये सब चीज़ भरा था, वो उन सब चीज़ को निकलने के बाद 5 से 6 किलो का वजन कम हो जाता है, ठीक है। अब जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसमें रक्त की मात्रा कम होती है और पल्स जो है ये 24 से लेके 48 घंटे में समान हो जाती है, ठीक है। ये सारे चेंजेस हुए, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सूचकावस्था में शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए
भैया निम्नलिखित में से बताइए कि सूतिकावस्था में शरीर में कौन से बदलाव होते हैं। ऑप्शन दीजिएगा कि गर्भाशय का सिकुड़ना, फिर उसके बाद आएगा लूचिया लूचिया का स्राव होना, ये सब चीज़ें ऑप्शन में लिख के आएगा। स्तनों में बदलाव होना, वजन में कमी होना, ये सब चीज़ें निकल के आएगा भर्ती परीक्षा में। तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गर्भाशय का प्रत्यावर्तन क्या है, ठीक है। प्रत्यावर्तन इंग्लिश वाले आप लोग इंग्लिश में देख लेना, बाकी मैं चीज़ें लिख दिया हूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, जो नहीं समझ में आता, जो भाषा डिफिकल्ट आपको लगती है। गर्भाशय का प्रत्यावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय प्रसव के बाद अपने पुराने आकार, आकृति और स्थिति में लौटता है। प्रसव के समय गर्भाशय नाभि के पास होता है। ध्यान में रखना है, प्रसव के समय जो गर्भाशय है, यूट्रस है, ये नाभि के पास होता है, ठीक है। हर दिन इसकी ऊंचाई लगभग 1 से लेकर 1.3 सेंटीमीटर तक कम होती है। स्तनपान से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करता है। अगर गर्भाशय ठीक से न सिकुड़े तो भैया क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमोरेज हो सकता है, रक्तस्राव हो सकता है, ठीक है, जिसको आप पोस्टपार्टम हेमोरेज कहते हैं। अब इंग्लिश वाली ये चीज़ इंग्लिश में देख लेना। प्रसव पश्चात मूल्यांकन में क्या क्या जांचा जाता है। देखिए, जब प्रसव हो जाता है उसके बाद जो आप असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या क्या उसमें आप जांचेंगे, ठीक है, ये चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। प्रसव के बाद निम्नलिखित चीज़ें जाती जाती हैं। पहला, महत्वपूर्ण संकेत देखते हैं, जैसे कि पल्स हुआ। प्रसव के बाद तेज हो सकता है, लेकिन 24 से 48 घंटे में समान हो सकती है, 70 से 90 तक चल सकती है। और टेम्परेचर नापेंगे, दूसरा चीज़ प्रसव के बाद हमने पहले देखा पल्स की जांच करेंगे। क्यों सर, क्योंकि ये बहुत प्रसव के समय बहुत तेजी हो सकती है, लेकिन फिर वही 24 से 48 घंटा बीत जाता है प्रसव के, तो ये नॉर्मल स्थिति में आ जाती है, इसलिए हम पल्स की जांच जरूरी होता है। उसके बाद टेम्परेचर देखते हैं। प्रसव के पहले 12 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ सकता है, फिर ये समान हो जाता है, इसलिए हम टेम्परेचर को नापते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर नापते हैं, ये 120 से 80 होना चाहिए नॉर्मल स्थिति में, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। रिस्पायरेटरी रेट देखेंगे भैया, ठीक है। प्रसव के बाद ये भी चेक करना जरूरी होता है। श्वसन दर, गर्भाशय भी चेक करते हैं, जांचते हैं, इसकी ऊंचाई, कठोरता और स्थिति को जांचते हैं। लूचिया का रंग देखते हैं और मात्रा और गंध, ताकि भैया इन्फेक्शन या कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो उससे बचा जा सके और उसको का ऊतक का पता लगा सके। और स्तन को भी जांचते हैं, सूजन, निप्पल की स्थिति और दूध उत्पादन, ये सभी जांचते हैं। पेरिनियम, जैसे कि टाका या सूजन की जांच करेंगे। मूत्राशय और आंत, पेशाब रुकने या फिर कब्ज की स्थिति को जांच करेंगे। वजन, पहले सप्ताह में 2 से 3 किलो वजन कम होना सामान्य बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, महिला की बात हो रही है, ठीक है। ये सभी प्रसव के बाद जो जांचें होती हैं उसमें हमको क्या क्या जांचना होता है, ये सभी चीज़ें हमने देख लिया। सबसे जरूरी होता है कि भैया प्रसव के बाद मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति की भी जांच करते हैं, क्योंकि भैया ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं, तो इसकी भी जांच करना जरूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या सर, हम पढ़ेंगे सूचकावस्था में छोटी छोटी तकलीफ और उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उनका मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, सूचकावस्था में। तो भैया छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उनका समाधान क्या है, उस चीज़ को देखने वाले हैं। तो पेट में ऐंठन समान है, सभी में कॉमन सी बात है, प्रसव के बाद ये चीज़ें हो सकती है। और कारण क्या है इसका, गर्भाशय के सिकुड़ने से, ठीक है। इसका प्रबंधन क्या करेंगे, पैरासीटामॉल जैसी हल्की दर्द निवारक दें, स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करें। अब पैरासीटामॉल का मतलब ये नहीं कि काले पाल खिला दीजिए, पैरासीटामॉल मतलब जिसमें पैरासीटामॉल हो उसके साथ साथ पेनकिलर थोड़ा बहुत ऐड हो। डिलीवरी के बाद अगर हो रहा है तो डिलीवरी के समय, जैसे कि डिलीवरी के समय एंटीबायोटिक भी नहीं दे सकते और भी चीज़ें नहीं दे, डिलीवरी जब तक नहीं हुई है प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो दिक्कत पैदा कर सकता है। डाइक्लोपैरा, एसिलोपैरा, नीमोपैरा, ये सब चीज़ें डिलीवरी के बाद ही दिया जाता है, ठीक है। स्तनों में सूजन की जांच देखेंगे। और कारण क्या है, कारण क्या है इसका सर, अगर स्तनों में सूजन है, किस कारण सूजन हो रहा है, तो दूध का अधिक उत्पादन, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, दूध पिलाने से पहले गर्म सेक, बाद में ठंडा सेक, फिर बार बार स्तनपान कराएं, ठीक है। कब्ज बनता है, तो कारण क्यों कब्ज बनता है, हार्मोनल बदलाव या फिर पेरिनियल दर्द के कारण कब्ज बनता है। अच्छा, जब कब्ज बन गया तो उसका प्रबंधन क्या करेंगे सर, ज़्यादा पानी, फल और हरी सब्जियां खाने को कहेंगे, ज़रूरत हो तो हल्का रेचक देंगे, ठीक है। रेचक मतलब कि लैक्सटिव होता है और लिक्विड में भी आता है, टेबलेट में भी आता है, उस चीज़ को देने की जरूरत होती है। पेशाब में तकलीफ, अच्छा किस कारण से, क्योंकि पेरिनियल दर्द या फिर डर,
इसके कारण से। अच्छा, जब पेशाब में तकलीफ होगी तब क्या प्रबंधन करेंगे? अधिक पानी पिलाएंगे, पेट के नीचे हिस्से को गर्म सेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, पेरिनियल दर्द। अच्छा, पेरिनियल दर्द किस कारण से हो रहा है सर? टाँके या फिर चीरा लगा है तो उसके कारण पेरिनियल दर्द हो सकता है। जब पेरिनियल दर्द होगा तो उसका प्रबंधन कैसे करेंगे? गर्म पानी से या फिर सिरदबाद कराएंगे, दर्द निवारक और स्वच्छता के लिए बताएंगे। तो ये चीज़ हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे सूतिका अवस्था में माँ की देखभाल कैसे करें। हाउ टू केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग प्यूरी पीरियड, ठीक है। इसका आंसर क्या है? पहला कि डाइट, ठीक है, डाइट को मेंटेन करेंगे। सूतिका अवस्था में देखभाल, पहले डाइट। डाइट के बारे में क्या है? माँ को प्रोटीन जैसे कि दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, अंडे हुआ, फल सब्जियाँ और ढेर सारा पानी देना चाहिए। ये दूध उत्पादन और रिकवरी के लिए जरूरी है। तो डाइट के बारे में देखभाल कैसे करेंगे, डाइट की चीज़ें यहाँ पे बता दी। और उसके बाद रेस्ट के लिए बोलेंगे सूतिका अवस्था में क्या क्या देखभाल है। तो हमने आपको पहले बताया कि डाइट के बारे में प्रोटीन वाली चीज़ खाने को बोलेंगे, फल सब्जियाँ खाने को बोलेंगे, ठीक है। और पानी बहुत सारा पीने के लिए बोलेंगे। आराम आराम करने को बोलेंगे कि भैया माँ को शारीरिक और मानसिक आराम देना जरूरी है। बिस्तर नरम, कमरा हवादार और शोर कम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। हाइजीन के बारे में, रोज गुनगुने से पानी से नहाएं, हर 4 से 6 घंटे में पैड बदलें और पेट में स्वच्छता रखें। बच्चे को छूने से पहले हाथ साबुन से धोएं, ठीक है। व्यायाम एक्सरसाइज के लिए हल्की कसरत एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होता है वो करने के लिए बोलेंगे। गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करती है ये, क्यों? क्योंकि ये गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करती है। 6 सप्ताह तक भारी एक्सरसाइज ना करें, भारी व्यायाम ना करें, ठीक है। मानसिक सहायता में, इमोशनल सपोर्ट में, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचाने के लिए भैया इमोशनल सपोर्ट देंगे। परिवार का सहयोग और काउंसलिंग जरूरी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्तनपान का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हाउ टू मैनेज ब्रेस्ट फीडिंग। तो प्रसव के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। हर 2-3 घंटे में बच्चे की मांग पर दूध पिलाएं। हर 2-3 घंटे पे बच्चे की मांग पर दूध पिलाना जरूरी होता है। दोनों स्तनों को बारी बारी से उपयोग करें और सही लैच सुनिश्चित करें। अनावश्यक दवाएं न लें जो दूध उत्पादन को प्रभावित करें। रात में स्तनपान दूध उत्पादन बढ़ाता है, ठीक है। माँ को तनाव मुक्त और हाइड्रेट रखें। ये चीजें हो गया स्तनपान के लिए। अब हम पढ़ेंगे सूतिका अवस्था में कौन सी निवारक दवाएं दी जाती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन आर यूज्ड। संक्रमण से बचाने के लिए डॉक्टर की सलाह पर जेंटामाइसिन ये सभी एंटीबायोटिक हैं। जेंटामाइसिन हो गया, सेप्टोटॉक्सिन, अमीकासिन हुआ, ये सभी एंटीबायोटिक दी जा सकती हैं, खासकर अगर प्रसव लंबा हो या फिर सिजेरियन हुआ हो, ठीक है, सिजेरियन हुआ हो तब ये एंटीबायोटिक दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे प्रसव पश्चात महिलाओं की विशेष आवश्यकता क्या है। प्रसव पश्चात महिलाओं की विशेष आवश्यकता क्या है? तो भैया क्या क्या आवश्यकता है पोषण के बारे में। पहले तो पोषण बहुत अच्छा मिलना चाहिए, प्रोटीन और पानी से भरपूर वाला पोषण दें। स्वच्छता के लिए स्वच्छता जरूरी है। प्रसव के बाद व्यक्तिगत और पेरिनियल स्वच्छता बनाए रखनी। गर्भ निरोधक अगर पूरी तरह से स्तनपान करा रही हैं तो 3 महीने के बाद IUD या फिर कंडोम की सलाह दें। 3 महीने के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानसिक सहायता, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचने के लिए काउंसलिंग। बच्चों की देखभाल में स्तनपान और टीकाकरण की जानकारी दें। स्तन देखभाल में निप्पल में दरार, ठीक है, या फिर मास्टाइटिस से बचाव की सलाह दें। ये चीज़ जरूरी हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रसव पश्चात मानसिक विकार क्या है, ठीक है। तो प्रसव पश्चात मानसिक विकार क्या है सर? जैसे कि पोस्टपार्टम ब्लूज, ठीक है। इसमें क्या है, पहले 2 सप्ताह में हल्का मूड खराब होना, रोना या फिर चिंता अपने आप को ठीक हो जाता है। ये अपने आप को ठीक हो जाता है, चिंता करने की जरूरत नहीं रहती इसमें, इसलिए स्थिति हो जाती है, ठीक है। कि प्रसव हुआ उसके 2 सप्ताह में हल्का मूड खराब होना, रोना, ये सब चीज़ें होती हैं। हर एक कॉमन सी बात है, हर एक महिला को ऐसा देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है सभी को, लेकिन बहुत कॉमन सी बात है। अगर किसी में हो रहा है तो ये कॉमन सी बात है, घबराने की जरूरत नहीं होती है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन, 2 सप्ताह से ज़्यादा उदासी, थकान या फिर रुचि की कमी। काउंसलिंग, इसमें काउंसलिंग दें, समझाएं, आपका काम यही है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, आपको बताना जरूरी है कि ऐसा होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब देखिए पोस्ट पार्टम साइकोसिस, आप ये भर्ती परीक्षा में कैसे बनेगा प्रश्न, अच्छा सर कैसे बनेगा जरा बता दीजिए, पूछेगा निम्नलिखित में से बताइए कौन सा प्रसव पश्चात मानसिक विकार नहीं है। ऑप्शन ए पोस्टपार्टम ब्लूज, ऑप्शन बी पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ऑप्शन सी पोस्टपार्टम साइकोसिस, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऐसे करके बनेगा। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना है कौन कौन से मानसिक विकार होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये यूनिट आपका 9 है, ठीक है, यूनिट नंबर 9 है। इस कौन सा है सर, यूनिट 9 है। इसमें नवजात शिशु की देखभाल, अब डिलीवरी हो गई है, बच्चा हो गया है, तो जो नवजात शिशु है इसकी देखभाल के बारे में पढ़ना जरूरी है। नवजात शिशु की गर्भकाल आयु का आकलन कैसे करें, पूछेगा डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में। तो भैया बैलार्ड स्कोर, ठीक है, बैलार्ड स्कोर ये क्या बताता है, त्वचा की बनावट, कान की मजबूती और मांसपेशियों की स्थिति इसमें देखी जाती है बैलार्ड स्कोर में। पीटर बच्चे अगर 37 सप्ताह से पहले, मतलब 37 सप्ताह से पहले हो गए हैं, बच्चा पहले हो गया है, बच्चा डिलीवरी हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीटर्म बच्चे बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेगी, इसमें त्वचा पतली रहेगी, अगर प्रीटर्म बच्चा है कोई तो त्वचा पतली रहेगी, झुर्रियाँ वाली रहेंगी, ठीक है। अब फुल टर्म बच्चे जो 37 सप्ताह और 40 सप्ताह के बीच, ये अभी बीटीएससी स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था तो बना था, प्री टर्म बच्चे कितने किसको बोलते हैं, मतलब किस सप्ताह में पैदा हुए होते हैं, 37 सप्ताह से पहले पैदा हुए, 40 सप्ताह के बाद, ठीक है, ऐसे करके बना था भर्ती परीक्षा में। तो ध्यान रखना है 37 सप्ताह से पहले जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको प्री टर्म बच्चा बोलते हैं। और फुल टर्म जो 37 सप्ताह से लेकर 40 सप्ताह के बीच में रहते हैं, इनकी त्वचा चिकनी सॉफ्ट रहती है, अच्छी मांसपेशियाँ रहती हैं, माँ के मासिक धर्म, अल्ट्रासाउंड का इतिहास, ये सभी चीज़ें हो गया, ठीक है। आकलन हम कर रहे हैं, ठीक है, गर्भ शिशु के आकलन। और त्वचा झुर्रियाँ हो तो प्री टर्म, चिकनी हो तो फुल टर्म, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर त्वचा झुर्रियाँ है, ठीक है, झुर्रियाँदार त्वचा है तो आप समझ जाना कि भैया ये बच्चा प्री टर्म है, और चिकनी है तो समझ जाना कि ये फुल टर्म बच्चा है, ठीक है। नवजात शिशु में जोखिम के संकेत क्या हैं, ठीक है। नवजात शिशु है तो जोखिम के संकेत आप कैसे पहचानोगे कि भैया ये रिस्क है, ठीक है, वार्निंग साइन है। बच्चे में कैसे आप पहचानोगे, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पल्स, पल्स आप देखेंगे 100 से या फिर 160 से, 100 से कम या फिर 160 से ज़्यादा, तो आप समझ जाना ये जोखिम का संकेत है, ठीक है, वार्निंग साइन है। अच्छा, शोषण दर 30 से कम या फिर 60 से अधिक है, तब भी आप समझ जाना कि जोखिम वाली बात हो गई नवजात शिशु के लिए। टेम्परेचर अगर 36.2 सेंटीग्रेड से कम या फिर 37.5 सेंटीग्रेड से अधिक है तो समझ जाना नवजात शिशु में ये जोखिम के संकेत है। जॉइंटिस अगर 24 घंटे के अंदर या फिर गंभीर पीलापन दिखाई दे तो समझ जाना ये नवजात शिशु में जोखिम के संकेत हैं। अच्छा, नीलापन अगर त्वचा का नीला होना तब भी आप समझ जाना। उल्टी या फिर दौरा, लगातार उल्टी या फिर ऐंठन, तब भी आप समझ जाना। और आपका डिहाइड्रेशन, खोपड़ी का नरम हिस्सा धंसना, अगर नरम हिस्सा धस रहा है तो समझ जाना डिहाइड्रेशन है बच्चे में, और ये जोखिम वाली बात हो गई है। अब हम पढ़ेंगे नवजात शिशु में श्वसन सुचारू करना क्या है, ठीक है। बच्चा पैदा हो रहा है तुरंत, तो इसमें श्वसन श्वसन को चालू करना या फिर श्वसन को सुचारू करना क्या है, ठीक है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें जन्म के समय सांस ना लेने वाले बच्चे को सांस और रक्त परिसंचरण शुरू करने में मदद की जाती है। अच्छा, क्या करना होता है, एयरवेज खोलना रहता है साफ करके, ठीक है, सांस को शुरू करना होता है वेंटिलेशन की मदद से, रक्त परिसंचरण सुधारना होता है, शरीर का तापमान बनाए रखना होता है, ठीक है, और आपका एसिडोसिस कम करना होता है। तरीका क्या है इसका सर, फ्रैक्शन से और आपका टैक्टाइल स्टिमुलेशन से या फिर बैक एंड मास्क वेंटिलेशन से, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे नवजात में महत्वपूर्ण संकेत और जन्म वजन की निगरानी कैसे करेंगे, ठीक है। तो श्वसन दर हमने आपको बता ही दिया है, 30 से लेकर 60 सांसें प्रति मिनट होनी चाहिए। पल्स 120 से लेकर 160 बीट्स प्रति मिनट होनी चाहिए। टेम्परेचर 36.5 से लेकर 37.5, और ये एक्जिला में टेम्परेचर बताना चाहिए, ठीक है, नापने पे एक्जिला में आना चाहिए इतना टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए, और ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 60 से 90 mmHg, और जन्म वजन बर्थ वेट 2.5
से लेकर 4 किलो। पहले सप्ताह में 7 से 7% वजन कम होना समान है, ठीक है। शारीरिक माप में क्या देखेंगे, अब ये कभी कोई डायरेक्ट एक लाइन में पूछ लेगा, जन्म के समय कितना वजन होना चाहिए, जन्म के 3 महीने बाद वजन कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें आती है, तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान रखना है। और जो आपका हेड है, ठीक है, इसकी परिधि 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक, छाती की परिधि 35.5 से लेकर 30.5 से लेकर 33 सेंटीमीटर, लंबाई 49 से लेकर 53 सेंटीमीटर। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में बना है प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे वजन, बर्थ के समय बर्थ वेट कितना होना चाहिए, 2.5 केजी से लेकर 4 किलो तक, ठीक है। और ये भी पूछा है हाइट 49 से लेकर 53 सेंटीमीटर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नवजात पीलिया क्या है, इसके कारण और आपका इसका प्रबंधन क्या है, तो पीलिया त्वचा और आँखों का पीला होना, ठीक है। बिलीरुबिन का स्तर 5 mg प्रति DL से अधिक हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, तभी आप समझ जाना कि भैया पीलिया हो गया, जॉइंडिस हो गया है। चलिए, जो साइकोलॉजिकल जॉइंटिस पहले सप्ताह में लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी का टूटना, ठीक है। और आपका ये पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, इनमें इन्फेक्शन जैसे एबीओ आरएच इनकम्प्लीट हो गया है, या फिर लीवर की समस्या हो गया, या फिर पी टर्म है तो लीवर की अपरिपक्व, मतलब लीवर मेच्योर नहीं हुआ है। लक्षण क्या है, तो आंखों में पीलापन, सुस्ती, भूख न लगना, ये सभी लक्षण है। प्रबंधन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कैसे प्रबंधन करेंगे। नीली रोशनी में 6 से लेकर 12 घंटे रोज एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, गंभीर मामलों में रक्त बदलना, स्तनपान, बार बार दूध पिलाएं, नियमित बिलिरुबिन लेवल की जांच करना होता है। ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नवजात शिशु में इन्फेक्शन बचाव कैसे करें। तो प्रसव के दौरान स्वच्छ वातावरण रखें, बच्चों को छूने से पहले हाथ धोएं, नाक भी नाल को अच्छे से साफ करें, ठीक है। और आंखों की स्वच्छता रखें, स्तनपान के दौरान स्वच्छता रखें, टीकाकरण पर समय समय से करवाएं। अब हम पढ़ेंगे नवजात शिशु के टीकाकरण की अनुसूची क्या है, ठीक है। तो भारतीय बाल रोग अकादमी अनुसूची, जन्म के समय कौन सा टीका देते हैं, बीसीजी, अगर 1 महीने के बाद दे रहे हैं तो फिर डोज अलग होगा, तुरंत दे रहे हैं तो 0.05 ml बाएं ऊपरी हाथ में। और आपका पोलियो का 2 बूंद मुंह में, ठीक है। हेपेटाइटिस बहुत जरूरी है, 24 घंटे के भीतर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर जांग में, ठीक है। 6 सप्ताह बाद कौन कौन से हैं, डीपीटी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, पीसीवी, आईपीवी, ये सभी टीके लगते हैं 6 सप्ताह बाद, जन्म के 6 सप्ताह बाद। कौन कौन से, डीपीटी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, पीसीवी, आईपीवी, ठीक है। अब 10 सप्ताह बाद डीपीटी, ओपीवी, आईपीवी, रोटावायरस। 14 सप्ताह बाद डीपीटी, ओपीवी, आईपीवी, रोटावायरस। 9 महीने में मीजल्स या फिर MMR 0.5 ml दायां ऊपरी हाथ में। 15 महीने बाद MMR, ठीक है। उसके बाद 16 से 24 महीने में डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा डीपीटी बूस्टर कब लगता है, तो 16 से 24 महीने में। विटामिन ए 9 महीने पर 1 ml, और उसके बाद 9 महीने बीत जाने पर हर 6 महीने में 2 ml 5 साल तक दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंगारू, ये तो हम लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा ही चुके हैं। केएमसी क्या है, तो केएमसी कम वजन वाले, जो 2.5 किलो वजन से कम है जिसका, वो या फिर प्री टर्म बच्चों की देखभाल का तरीका है, जिसमें बच्चे को माँ की छाती पर त्वचा से त्वचा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखा जाता है। फायदा क्या है केएमसी का, अच्छा फायदा भी बताना पड़ेगा। बच्चे का टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए, स्तनपान और माँ बच्चे का बंधन बढ़ता है, इन्फेक्शन और अस्पताल में रहने की अवधि कम होती है। तरीका क्या है, बच्चे को माँ के स्तनों के बीच सीधा रखें, ठीक है। टांगे मेढक की तरह, कंगारू आपने देखा है, ऊपर कर लेना, कंगारू पे जो बच्चा लेके रहता है वैसे ही रहता है। कम से कम 1 से 2 घंटे तक संपर्क रखें दिन में, ठीक है। दिन में कई बार रखें, बच्चों को गर्म रखने के लिए कंबल डालें, ये चीज़ें हो गया। अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यू, जो थियरी हमने पढ़ा है उसी से हम एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भैया समान सूचकावस्थ की अवधि कितनी होती है, पहले ही लाइन में, पहले ही बार में बता दिया था, 6 सप्ताह में या फिर 42 दिन में, ये आपको ध्यान रखना है, 42 डेज या फिर 6 वीक्स। व्याख्या बताया गया है, व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि गर्भाशय का प्रत्यावर्तन क्या है, तो ये हम आपको बता ही दिए हैं, गर्भाशय का सिकुड़कर पहले की स्थिति में लौटना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, लूसिया रुब्रा कितने दिन तक रहता है, ऊपर ही बताए थे हम। लूसिया रुब्रा कितने दिन तक रहता है सर, 3 से लेकर 5 दिन में। लाल, ठीक है, लाल रंग में।
ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लाल रंग का स्राव निकलता है, ये देखिए लाल रंग का स्राव निकलता है। देखिए सूतकावस्था में स्तनपान शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है, तो प्रसव के 1 घंटे के भीतर। हाँ, प्रसव के 1 घंटे के भीतर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, सूतकावस्था में कब्ज का प्रबंधन कैसे करें, तो हरी सब्जी, ठीक है, हरी सब्जी और अधिक पानी लेना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है, सूतकावस्था में माँ की मानसिक स्थिति जांच क्यों जरूरी है, क्यों सर, क्योंकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि सूजका अवस्था में अगर स्तनों में सूजन है, ठीक है, तो उसका प्रबंधन कैसे करेंगे सर, गर्म सेक और बार बार स्तनपान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि सूतकावस्था में गर्भ निरोधक की सलाह कब देनी चाहिए, 3 महीने के बाद। कब सर, 3 महीने के बाद, अगर पूरी तरह स्तनपान हो तो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि प्रसव पश्चात, ठीक है, प्रसव पश्चात तापमान कितना बढ़ना समान है। ऊपर हम आपको अच्छे से पढ़ा दिए, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि पोस्टमार्टम साइकोसिस के लक्षण क्या है। तो ऊपर ही हमने आपको बताया साइकोसिस के लक्षण क्या है, भ्रम या फिर वहम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यूनिट 9 से, केयर ऑफ न्यू बॉर्न से। पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु की गर्भकाल आयु का आकलन कैसे किया जाता है सर, तो कैसे किया जाता है, ये आपको त्वचा की बनावट और बैलार्ड स्कोर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु में समान श्वसन दर क्या है। समान श्वसन दर क्या है सर, हम आपको बता ही चुके हैं, 30 से लेकर 60 सांसें प्रति मिनट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नवजात शिशु में पीलिया का मुख्य कारण क्या है सर, तो लाल रक्त की कोशिकाओं का टूटना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु में श्वसन सुचारू करने का मुख्य लक्षण क्या है, सांस और परिसंचरण शुरू करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थियरी हम पढ़ के आए हैं तो हमको यहाँ पे आसान लग रहा है, यदि थियरी ना पढ़े होते तो प्रश्न हार्ड लगता है। नवजात शिशु में समान वजन कितना होना चाहिए, 2.5 से लेकर 4 kg तक होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि कंगारू माता देखभाल केएमसी का मुख्य लाभ क्या है, तो टेम्परेचर का नियंत्रण और स्तनपान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नवजात शिशु में पीलिया का मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, तो फोटो थेरेपी और स्तनपान के माध्यम से करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नवजात शिशु में टीकाकरण कब शुरू करना चाहिए, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय। हेपेटाइटिस बी तो 24 घंटे के भीतर देना जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नवजात शिशु में समान तापमान कितना होना चाहिए, तो 36.5 से लेकर 37.5 सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नवजात शिशु में इन्फेक्शन से बचाव के लिए सबसे जरूरी उपाय क्या है, तो स्वच्छता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे एमसीक्यू हमने कर डाला, लगभग 1 ही मिनट में 20 एमसीक्यू कर डाला। क्यों, क्योंकि हमने थियरी पढ़ के आया था, ठीक है, तब हमने कर लिया। वैसे ही आपको मैं इसीलिए बोलता हूँ कि थियरी पढ़िए, सारा कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर रहेगा। एक बार नहीं, कई बार पढ़िए थियरी, समझ जब जब मिल रहा है थियरी पढ़िए, थियरी पढ़िए, तभी बेड़ा पार हो पाएगा। अगर एमसीक्यू रट के जाते हैं तो भैया दिक्कतें दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिडवाइफरी का 9 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, अभी और चैप्टर हैं, लगभग 12-13 चैप्टर हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह लगेगा मिडवाइफरी पढ़ाने में। उसके बाद हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन लगेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब 15 दिन में आपका ये सैनी बैच पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, आपको फिर टेस्ट प्रोवाइड करेंगे और आपको गाइड करेंगे, एमसीक्यू लेके आएंगे, ठीक है, सिलेक्टिव एमसीक्यू लेके आएंगे 5 ऑप्शन वाला, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।